नमस्कार मित्रों, पॉलिटी का एक क्लास आपके वनडे एग्जाम के डायमेंशन से शुरू किया गया है। चाहे आपका पेट का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, लोअर का एग्जाम हो या फिर आरआरबी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम, इससे मतलब नहीं। अगर आपके एग्जाम में पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 100%, 101% आपका क्वेश्चन होना है, ठीक है ना। बस आपकी जरूरत इस बात की है कि आप पेन और कॉपी जरूर से जरूर लेकर के बैठें। इसलिए मास्टर अगर जो भी फैक्ट लिखा रहा है उसको अपनी कॉपी में मेंशन करें, उसको हाईलाइट करें। जहां पर मैं जो है बोलूं कि एक कीवर्ड आपको हाईलाइट करना है, उसको आप हाईलाइट करें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। मैं नोट्स इसलिए बार बार कह रहा हूं कि कितनी बार आप जो है ऐसे पढ़ेंगे, एक बार अपना नोट्स बना लेंगे तो बार बार आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। खैर, भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक खत्म हो गया है, जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है, उसको देखने के बाद ही ये क्लास देखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए कि भारत का संविधान सभा, इस संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को क्लास को स्टार्ट किया गया है। एक क्लास हमने आपको डिलीवर कर दिया है, ये दूसरा वाला क्लास होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे प्यारे भाई। पहले वाला क्लास देखने के बाद ही इस क्लास को आप देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि भाई एक जो है सभा, और हर कोई सभा कोई ना कोई क्या करती है, काम करती है, कोई ना कोई निर्माण काम करती है। तो एक ऐसी सभा जो संविधान का निर्माण करे, जो किसका निर्माण करे? संविधान का निर्माण करे। इस संविधान के निर्माण को करने वाली जो सभा होगी उसको हमने क्या कहा? संविधान सभा कहा, ठीक है ना। अब इस संविधान सभा की मांग हो रही थी भारतीयों के द्वारा कि भाई हमारे लिए एक संविधान सभा की व्यवस्था करिए। ये मांग किससे कर रहे हैं? ये मांग अंग्रेजों से कर रहे हैं कि हमारे लिए एक संविधान सभा की व्यवस्था आप करिए ताकि यही संविधान सभा हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार हमारे संविधान का निर्माण कर सके। तो इस मांग को लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमने पूरी तरह पिछले वाले क्लास में कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ड्राफ्टिंग के रूप में हम आपको बताते चलते हैं। भैया कहीं ये छोटा हो रहा है, ठीक ना। थोड़ा सा ड्राफ्टिंग के रूप में हम आपको बताते चलते हैं कि इस मांग को लेकर के कब कब जो है मांग उठी और कब कब क्या क्या चीजें की गई। अभी समझना जरा। अगर मैं कहूं कि साहब संविधान सभा की जो मांग है, तो एक तो 1922 में हमने बताया कि गांधी के द्वारा की गई थी अपने राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान, ये पढ़ाया जा चुका है। फिर उसके बाद 1925 में मास्टर ने आपको बताया कि साहब दिल्ली में क्या होता है? एक सर्वदलीय बैठक होती है। क्या होती बाबू? सर्वदलीय बैठक होती है। और इस सर्वदलीय बैठक में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया जाता है, और यहां पर भी जो है संविधान सभा की मांग की जो है डिमांड की जाती है। फिर उसके बाद मास्टर ने बताया कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। क्या? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और इस नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा की मांग की जाती है। फिर उसके बाद पहली बार औपचारिक रूप से ऐसा है कि 1934 में एम.एन. राय के द्वारा, किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से मांग की जाती है, और ये जो है स्वराज पार्टी के लीडर होते हैं। यहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है 1934 से लेकर के जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी। इतनी बातें क्लियर। अभी एक चीज समझना जरा। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो कांग्रेस के अधिवेशनों में भी लगातार जो है संविधान सभा की मांग की जा रही है। तो यहां पर हमने बताया था कि कांग्रेस का अधिवेशन, और कांग्रेस का अधिवेशन जो हो रहा था उसमें पहला जो अधिवेशन था उसमें फैजपुर अधिवेशन, फिर उसके बाद हमने बताया था कि साहब हरिपुरा अधिवेशन, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि त्रिपुरी अधिवेशन। समझना जरा, हरिपुरा, त्रिपुरी और फैजपुर अधिवेशन ये 1937 में होता है, यह 1938 में होता है, और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में होता है। हर फैजपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू साहब करते हैं। हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, इनके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। हरिपुरा जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जो त्रिपुरी अधिवेशन है, प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रारंभ में इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा बाबू? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। लेकिन बाद में इनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। राजेंद्र प्रसाद साहब के द्वारा इसकी क्या की जाती है? अध्यक्षता की जाती है। ये लगातार डिमांड चल रही है। किसकी डिमांड चल रही है? संविधान सभा की डिमांड चल रही है कि भारतीयों के लिए एक क्या होनी चाहिए? संविधान सभा होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। और पहली बार मजे की बात है कि पहली बार अंग्रेजों के द्वारा पहली बार अगस्त प्रस्ताव जो कब जारी किया गया था? मास्टर ने बताया 8 अगस्त 1940 को जारी किया गया था। इसको कौन जारी किया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा
लिथगो, इसके द्वारा जारी किया गया था। एक कौन था? देश का वायसराय है। कौन है? देश का वायसराय। इसी के द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था। अगस्त प्रस्ताव। और इस अगस्त प्रस्ताव में पहली मर्तबा ऐसा है, फर्स्ट टाइम ऐसा है, पहली बार ऐसा है कि इस अगस्त प्रस्ताव में जो मांग की जा रही है उस मांग को क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब कि संविधान सभा की मांग को कब पहली बार स्वीकार किया गया अंग्रेजों के द्वारा? तो आपने बताना है कि साहब ये अगस्त 1940 में स्वीकार किया गया। मतलब 8 अगस्त 1940 को जो अगस्त प्रस्ताव था इसमें जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। फिर मास्टर ने आपको बताया इसके बाद जो क्रोनोलॉजी के साथ बताया गया कि भाई 22 मार्च 1942 को क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है। क्या आता है बाबू? क्रिप्स मिशन आता है। और इस क्रिप्स मिशन के बारे में पूरा डिटेल से चलाया गया है क्लास, जाकर के उस क्लास को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर उसके बाद मास्टर ने बताया कि यहां पर आपको वेबल योजना मिलती है। क्या? वेबल योजना। और इसके बारे में पूरा डिटेल से बातचीत किया गया। फिर उसके बाद शिमला समझौता। क्या? शिमला समझौता। और इस शिमला समझौता के बारे में भी मास्टर ने पूरा बताया। फिर उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन के बारे में मास्टर ने खूब बताया। किसके बारे में बाबू? कैबिनेट मिशन के बारे में। और एक कैबिनेट मिशन कब आता है? तो ये 24 मार्च 1946 को भारत आता है। ठीक ना? तो ये सब क्लास चलाए जा चुके हैं, पूरा डिटेल से क्लास चलाया जा चुका है। यहां तक कि संविधान सभा का जो है चुनाव कैसे हुआ था और 10 लाख पर एक जो है प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना था, कैसा चुनाव था, प्रत्यक्ष था कि अप्रत्यक्ष था, वयस्क मताधिकार पर आधारित था कि नहीं था, सब कुछ जो है पिछले वाले वीडियो में क्लास चलाया जा चुका है। ये पूरा रिवीजन हमने करा दिया। अब एक काम करते हैं, एक हेडिंग डालिएगा आप, संविधान सभा की कार्रवाइयां लिखिएगा जरा। संविधान सभा की कार्रवाइयां। अब इस संविधान सभा की कार्रवाइयों को थोड़ा सा एकदम डिटेल से पढ़ना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? ये पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कोई बताएगा साहब पहली बैठक कब हुई थी? तो ये पहली बैठक 9 दिसंबर, कब बाबू? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। अब इस 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है इसमें होता क्या है समझिएगा जरा। जो पहली बैठक संविधान सभा की होती है इसमें एक तो 211 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया? 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। और मजे की बात है कि जो मुस्लिम लीग है, एक क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, मुस्लिम लीग ये जो है इस बैठक का क्या करती है? बहिष्कार करती है। क्या करती है? बहिष्कार करती है। इतनी बातें क्लियर? अभी समझना जरा, यहां पर जो पहली बैठक होती है इसमें अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। किसका? अस्थायी अध्यक्ष का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। और वो पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? वो पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इनको हम प्रोटेम स्पीकर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोटेम स्पीकर भी कह सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि भारत के या संविधान सभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अच्छा, उतने समय जो है सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। बुजुर्ग सदस्य, आपको पता होगा कि भारतीय संस्कृति या भारतीय धर्म परंपरा यह कहती है कि हमारी जो बैठक हो रही है उसमें नेतृत्व वह करेगा या लीड वह करेगा जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होगा, जो सबसे अनुभवी सदस्य होगा। उतने समय सबसे ज्यादा अनुभवी सदस्य के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अस्थायी उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? अस्थायी उपाध्यक्ष, तो ये भी सुनना जरा, इनको भी लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रैंको एंथनी को बनाया गया। किसको बनाया गया? फ्रैंको एंथनी को बनाया गया। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्लस ये बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक है, फर्स्ट मीटिंग, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पहला वाला क्लियर हुआ। एक काम करिए जरा, दूसरे पाइए, दूसरी संविधान सभा की दूसरी बैठक। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक, एक संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? बस 9 दिसंबर के बाद 2 ही दिन बाद फिर इसकी बैठक होती है, जो आपका डेट आएगा 11 दिसंबर। जो आपका डेट क्या आएगा? 11 दिसंबर 1946। अभी समझना जरा,
ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक हो रही है? दूसरी बैठक हो रही है। और इस दूसरी बैठक में क्या क्या चीजें आपको जाननी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, अब इस दूसरी बैठक में क्या किया जाता है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। तो पहला पॉइंट लिखना जरा, यहां पर अस्थाई अध्यक्ष का क्या कर लिया जाता है बाबू? चुनाव कर लिया जाता है। तो अस्थाई अध्यक्ष चुनाव कर लिया जाता है। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को बनाया जाता है। यहां पर डॉक्टर लिख लीजिए, थोड़ा सा सम्मानजनक हो जाएगा, ठीक ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। यहां पर उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? उपाध्यक्ष। और अस्थाई उपाध्यक्ष दो लोगों को बनाया जाता है, एक है एच.सी. मुखर्जी। कौन है बाबू? एच.सी. मुखर्जी। और दूसरे हैं टी.टी. कृष्णामाचारी। दूसरे कौन है? टी.टी. कृष्णामाचारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना ही रखना है। ये दूसरी बैठक में ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक ना। तो पहली बैठक में क्या कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, फ्रैंको एंथनी को क्या बनाया जाता है? इनको उपाध्यक्ष अस्थायी तौर पे बनाया जाता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और इसके अलावा 211 सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है पहली बैठक में। और दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के रूप में। और उपाध्यक्ष किनको बनाया जाता है? एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया जाता है। इतनी बातें क्लियर? यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द और समस्या तो नहीं ना। अब एक काम करना जरा, संविधान सभा की तीसरी बैठक पे आइए। संविधान सभा की तीसरी बैठक, और यहां पर लिखिए जरा, संविधान सभा की तीसरी बैठक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है, यहां से लेकर के भी क्वेश्चन पूछा गया है। और संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है ये कब होती है? फिर 2 दिन बाद होती है, 13 दिसंबर 1946 को होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। यहां पर क्या होता है? आपसे पूछेगा कि पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 लिखिए जरा, पंडित नेहरू के द्वारा। यहां पर क्या है कि पंडित, आपको लिखना क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, ठीक है ना। कब पेश किया जाता है? तो आपको बताना है कि 13 दिसंबर 1946 को क्या पेश किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है समझिएगा जरा। इसमें कहा गया कि भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया जाए। भारत की शक्ति का स्रोत जनता में निहित होगा। और इसके अलावा यह जो है जनजातियों के, अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात की, यह मौलिक अधिकारों की बात करती है, यह विश्व कल्याण की बात करती है। कौन? उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव को आगे चल करके संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को पूछा गया है, 22 जनवरी 1948 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। लिखिए जरा, संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। कब स्वीकार किया जाता है? 22 जनवरी 1948 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। एक पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? तो आपने बताना है कि यह 22 जनवरी 1948 को स्वीकार किया गया। अभी समझना जरा, एक चीज और यहां पर समझिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये उद्देश्य प्रस्ताव, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यही जो उद्देश्य प्रस्ताव हुआ है ना, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके जब इसको संशोधित किया जाता है, इसको क्या किया जाता है? संशोधित किया जाता है। तो यही आगे चल करके भारत की संविधान की जो है, भारत के संविधान की क्या बनता है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना बनता है। तो प्रस्तावना कहां से आया? अगर आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना कहां से आया, तो आपको बताना है कि साहब ये नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से आया। कहां से आया? नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इतनी बातें क्लियर? किसी प्रकार की समस्या नहीं ना। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग जो है संविधान सभा की कुछ समितियों को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संविधान सभा की समितियां। एक हेडिंग डालिएगा, संविधान सभा की समितियां।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी थी और इनके अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछेगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछता है। अध्यक्ष को लेकर के और समितियों को लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हम एक लिस्ट बनवा दे रहे हैं, इस लिस्ट को बार बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब समझिएगा जरा, ये समितियां क्या है, जैसे कि हर समितियों के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य क्या किया गया था, कार्य किया गया था। जैसे इसमें प्रारूप समिति थी, इसमें संघ शक्ति समिति थी, संचालन समिति थी, नियम प्रक्रिया समिति थी, इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संरक्षण समिति थी, मौलिक अधिकारों की समिति थी, नागरिकता पर समिति थी, ठीक है ना, कई समिति थी। तो सारी समितियों को मिला करके जब कार्यों को मिला दिया जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा, एक तो प्रारूप तैयार किया जाएगा और यही प्रारूप पर कार्य किया जाएगा और यही कार्य अंतिम रूप में क्या कहलाएगा, अपने प्यारे संविधान, अपने देश का प्यारा सा संविधान कहलाएगा। तो इन समितियों के द्वारा अलग अलग मुद्दों पर काम किया जा रहा था और जब समितियों ने अपना अलग अलग मुद्दों पर काम कर लिया तो सारे मुद्दों को बटोर लिया गया और सारे कंटेंट को बटोर करके एक बुक का रूप दे दिया गया जिसको क्या कहा गया, देश का संविधान कहा गया। इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करना जरा, यहां पर आइए और इस संविधान समितियों के बारे में थोड़ा सा आपको यह लिखना है एकदम टेक्निकल ढंग से ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिए संघ शक्ति समिति। क्या, संघ शक्ति समिति। पहली है संघ शक्ति समिति और दूसरी है संघीय संविधान समिति। क्या बाबू, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। और तीसरी है राज्यों के लिए समिति। तीसरी क्या है, राज्यों के लिए समिति। तीसरी क्या है, राज्यों के लिए समिति। अब इन तीनों समितियों की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ऐसे करके बॉन्ड करके लिख लीजिएगा। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हैं। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू साहब हैं। अब एक काम करिए जरा, थोड़ा सा ऊपर आइए, यहां पर आइए, ठीक है ना, यहां पर आइए। अब लिखिए आप नियम प्रक्रिया समिति, नियम प्रक्रिया समिति। उसके बाद लिखिए नियम प्रक्रिया समिति। इसके बाद लिखिए संचालन समिति, संचालन समिति, नियम प्रक्रिया समिति, संचालन समिति। फिर इसके बाद लिखिए झंडा समिति, झंडा समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, झंडा समिति या ध्वज समिति, इसको कभी कभी कहते हैं, झंडा मतलब ध्वज। अब इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन है, कोई बताएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो है संविधान के सभा के क्या है, अध्यक्ष हैं। तो नियम प्रक्रिया समिति, संचालन समिति और झंडा समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए आपको आसानी हो जाएगी एकदम, बिल्कुल रटेंगे नहीं, एक एक टॉपिक हम पूरी तरह कॉन्सेप्ट पर आधारित आपको याद दिलाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी 6 समिति हो गई। अच्छा, टोटल मजे की बात है कि टोटल कितनी समितियां थी, तो टोटल 15 प्रमुख समितियां थी। कितनी प्रमुख जो है समितियां टोटल कितनी थी, 15 थी, है ना। और मजे की बात है कि इसमें 8 बड़ी समितियां थी, 8 बड़ी क्या थी, समितियां थी। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये सब क्या रखना है, आपको याद रखना। अब एक चीज समझिएगा जरा, इसके अलावा कुछ और समितियां हैं जो आपको नेक्स्ट पेज पर हम कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर लिखिए जरा, मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के संरक्षण से संबंधित समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपने बताना है कि साहब इसके जो अध्यक्ष हैं वो सरदार पटेल साहब हैं। अगर कोई पूछे कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों के संरक्षण से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है कि सरदार पटेल साहब थे। कौन थे, सरदार पटेल साहब थे, ठीक है ना, भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल साहब। फिर उसके बाद लिखना जरा, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय
संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन है? तो यहीं पर इसको भी लिख लीजिए और यहीं पर इसको भी, मतलब कि दोनों की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सरदार पटेल साहब हैं। फिर उसके बाद लिखना जरा। अच्छा, आपसे मजे की बात है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकारों पर एक उप समिति गठित की गई थी, उस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसे मौलिक अधिकारों पर जो अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकारों पर जो समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल साहब हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मौलिक अधिकारों पर उप समिति जो थी, तो यहां पर लिखिए मौलिक अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर उप समिति, यहां पर लिखिए जरा उप समिति, और इस उप समिति के अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी, लिखना जरा जेबी कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा और कुछ चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और नागरिकता पर तदर्थ समिति, तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? तो यश वर्दाचारी, लिख सकते हैं आप यश वर्दाचारी, ठीक ना। तो एक कुछ समितियां हैं जिनके अध्यक्ष हमने पूरा डिटेल से आपको बता दिया। चलें आगे। अब एक काम करना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेडिंग डालिए आप, प्रारूप समिति। आप कहते हैं ना कि हम किसको जो है संविधान का निर्माता मानते हैं, हम किसको संविधान का शिल्पकार मानते हैं, संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान का निर्माण बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति जो थी उसने जबरदस्त वर्क किया। समितियों का भी योगदान था, सब व्यक्तियों का योगदान था, लेकिन जिस लेवल का योगदान अंबेडकर का था, जिस लेवल का जो है कार्य प्रारूप समिति ने किया, उस लेवल का कार्य और किसी ने नहीं किया। समझिएगा जरा, एक हेडिंग डालिए प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पूरे जो है आपकी संविधान सभा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इतने समय जा रहा है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को हम क्या कहते हैं? पांडुलेखन कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पांडुलेखन समिति कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम ड्राफ्ट कमेटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ड्राफ्ट कमेटी भी कह सकते हैं। तो ये आप लिख लें, इतने नाम से जाना जाता है। तो यहां पर बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये जो प्रारूप समिति है इसका गठन कब किया गया? तो आपको लिखना है गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करना जरा, यहां पाइए। अच्छा, 15 अगस्त 1947 के बाद किया जा रहा है, देखिए, मतलब कि देश की आजादी से बात किया जा रहा है इसका गठन। फिर आइए जरा, इसके अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछेगा कि साहब इसके अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है कि साहब इसका जो अध्यक्ष हैं वो हमारे देश के जो है संविधान निर्माता बी.आर. अंबेडकर साहब हैं। कौन है? बी.आर. अंबेडकर साहब हैं। इतनी बातें क्लियर। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा कि इसमें सदस्य कितने हैं, इसमें सदस्य कौन है? तो आपको बताना है कि साहब इसमें अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 7 है। अब इसमें आपको लिखना है पहला कि बी.आर. अंबेडकर, ये तो अध्यक्ष हो गए, बी.आर. अंबेडकर, ठीक ना। दूसरा एन. गोपाला स्वामी अयंगर, लिखिए जरा एन. गोपाला स्वामी अयंगर। फिर उसके बाद लिखिए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर उसके बाद लिखिए के.एम. मुंशी। फिर उसके बाद लिखिए सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये आपके 5 सदस्य हो गए। फिर उसके बाद 2 और सदस्य थे। इसमें एक सदस्य का नाम है बी.एल. मित्र। क्या है? बी.एल. मित्र। या तो एक काम करिए, टी.टी. कृष्णाचारी, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान, है ना, तो इनका नाम लिख लीजिए। बी.एल. मित्र। फिर उसके बाद जो है
टीटी कृष्णामाचारी। एक काम करिए, इनके स्थान पर चूंकि जो है एन माधव राव लाए गए थे, यहां पर लिखिए जरा, एन माधव राव। ये 7 सदस्य, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 सदस्य हैं, ठीक है ना। ये टोटल क्या है, 7 सदस्य। हम इसलिए बीएल मित्र लिख रहे थे क्योंकि ये जो बीएल एन माधव राव, ये बीएल मित्र के स्थान पर, पहले बीएल मित्र थे, उनके स्थान पर ए आते हैं। कौन, एन माधव राव। पहले जो है डीपी खेतान थे। कौन थे, डीपी खेतान। लेकिन इनके स्थान पर कौन आते हैं, टीटी कृष्णामाचारी आते हैं। तो ये 7 सदस्य आपको फिलहाल के लिए लिखना है ना। चले आगे, यहां पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है ना। अब एक काम करना, जरा समझिएगा जरा, हमने आपको पहले ही बताया कि इस समिति का कार्य क्या था, समझिए। इस समिति का कार्य है कि आपको मास्टर ने बताया कि तमाम जो है समितियां थी। क्या थी बाबू, समितियां थी। इन समितियों ने क्या किया था, कार्य किया था। किस पर कार्य किया था, संविधान के निर्माण के लिए कार्य किया था, कुछ अलग अलग मुद्दों पर कार्य किया था। इतनी बातें क्लियर। अब संविधान की समितियों पर जो कार्य किया गया था, इसके अलावा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। कौन थे, बी एन राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। और इन्हीं बेनेगल नरसिम्हा राव के द्वारा एक जो है प्रारंभिक प्रारूप बनाया गया था। क्या बनाया गया था, प्रारंभिक तौर पर प्रारूप बनाया गया था कि हमारा संविधान किस जो है स्तर का होगा या किस जो है ड्राफ्ट का होगा, है ना। संविधान में हमारे क्या क्या होंगे, उसका जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया, बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया। अब क्या हुआ कि ये जो प्रारूप समिति गठित की जाती है बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में, कहा गया कि इन समितियों के किए गए कार्यों की आप जांच करिए और बी एन राव के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप को आप क्या करिए, व्यवस्थित करिए। और व्यवस्थित करके आप एक नया संविधान का प्रारूप तैयार करिए। जो अपडेटेड प्रारूप होगा वो क्या कहलाएगा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, भारत का संविधान कहलाएगा। इतनी बातें क्लियर। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रारूप समिति ने काम क्या किया, तो आपने बताना है कि समितियों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच करना, सुधार करना और बी एन राव के द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक प्रारूप को जो है व्यवस्थित कर संविधान को एक जो है नया मोड़ देना या अंतिम रूप देना। एक किसका काम था, ये जो है प्रारूप समिति का काम था। अब एक चीज समझना जरा, ये जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति ने काम किया, और यहीं पर लिख लीजिए, थोड़ा सा ऐसे करके लिखेंगे ना ज्यादा सही रहेगा। प्रारूप समिति ने, इस प्रारूप समिति के द्वारा काम किया जाता है और प्रारूप समिति के द्वारा एक नया प्रारूप तैयार किया जाता है, प्रारूप। और इस प्रारूप को क्या किया जाता है, संविधान सभा के समक्ष पेश किया जाता है। अब इस पर वाचन होगा। वाचन मतलब कि जानते हैं, डिबेट होगा। मतलब कि इस समितियों के द्वारा किए गए कार्य की जांच कर रही है, बी एन राव के द्वारा दिए गए प्रारूप को जो है व्यवस्थित कर रही है। फिर जो है एक प्रारूप समिति क्या कर रही है, अपना एक अलग से प्रारूप बनाई, अपडेटेड प्रारूप, संशोधित प्रारूप, जांच पड़ताल कर करके तैयार किया गया प्रारूप। अब इस प्रारूप पर कहा जा रहा है अब डिबेट होगा। क्या होगा, वाचन होगा। और इस पर 3-3 वाचन होते हैं। कैसे वाचन, 3-3 वाचन। एक वाचन जो पहला वाला वाचन, एक क्वेश्चन पूछा गया है, वाचन इस पर होता है। तो लिखना जरा यहां पर प्रथम वाचन, प्रथम वाचन। और ये प्रथम वाचन कब होता है, तो आपने पता होगा कि 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक होता है। कब, 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक होता है। इतनी बातें क्लियर। यहां पर किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना। अब चलने आगे। फिर उसके बाद द्वितीय वाचन होता है। कौन सा वाचन बाबू, द्वितीय वाचन होता है। द्वितीय वाचन, दूसरा वाला डिबेट होता है। तो यहां पर डिबेट हुआ, फिर उसके बाद और सुधार किया गया। यहां पर जैसे जितनी बार डिबेट होता है, जितनी बार बहस होती है, उतना उस प्रारूप सुधरता है। अब भाई भारत के भविष्य की रूपरेखा लिखी जा रही हो और इतना डिबेट ना हो, इतना इस पर जांच पड़ताल ना हो, तो आगे चल करके संविधान 2 कौड़ी का हो जाएगा। जैसे विश्व के कई देशों का है, जैसे पाकिस्तान का है, नेपाल का है, वैसे इंडिया का भी हो जाता है। इसलिए बहुत डिबेट किया जा रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 14 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक डिबेट होता है। एक दूसरा वाला वाचन होता है। और मजे की बात है कि जो तीसरा वाला वाचन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला वाचन, ये तृतीय वाचन। एक कब स्टार्ट होता है, तो ये 15 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 तक चलता है। और मजे की बात है कि ये जो डेट आपको मिला 26 नवंबर 1949 को, यहीं पर हमारा संविधान पूरी तरह बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। पूर्ण रूप से मतलब कि 100% हमारा संविधान बन करके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। किसके द्वारा बना करके अंतिम रूप दिया गया, प्रारूप समिति के द्वारा बना करके अंतिम रूप दिया गया। अब देखिए सिविल का क्लास नहीं है, नहीं तो वर्ण में जो है पहला प्रारूप पेश किया गया, दूसरा, तीसरा, और उसमें कितने संशोधन किए गए सारा कुछ बताता, लेकिन किसी काम का नहीं है। इतनी गहराई में जाएंगे तो कोई मतलब नहीं बाबू, ठीक है ना। आपको कितना जानना है, चूंकि जो है लोअर पीसीएस, पेट का एग्जाम, आरआरबी का एग्जाम, जो भी आप वनडे लेवल का एग्जाम देते हैं, उसके लिए ये सब सारा बहुत पर्याप्त मैं दे रहा हूं, ठीक है ना, बहुत पर्याप्त दे रहा हूं। अब समझिएगा जरा, हमारे देश का जो संविधान है वो बन करके तब तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। अब एक चीज समझना जरा, अब ये जो डेटवा है 26 नवंबर 1949 का जो डेट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार किया गया। क्या किया गया, स्वीकार किया गया। इसको हम अंगीकृत कहते हैं। क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। क्या किया गया, अधिनियमित किया गया, अधिनियमित किया गया। क्या किया गया, आत्मार्पित किया गया, आत्मार्पित किया गया। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब किया गया, 26 नवंबर 1949। अभी समझना जरा, जो 26 नवंबर है, इस 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाया जाता है। वहीं पर लिख लीजिएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है बाबू, 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। एक चीज समझिएगा जरा, इस 26 नवंबर 1949 को हुआ क्या कि टोटल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, लेकिन यहां पर कुल जो है 15 अनुच्छेदों को ही सिर्फ लागू किया जाता। कितने अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद को लागू किया गया, ठीक है ना। अब एक चीज समझना जरा, इस डेट को, एक चीज तो 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया, दूसरा संविधान की सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया जाता है, तीसरा यहां पर आपने एक चीज पाया कि संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है, और चौथा यहां पर लिखना जरा, इस डेट को 26 नवंबर 1949 को संविधान पर, किस पर, संविधान पर 284 सदस्यों ने क्या किया, हस्ताक्षर किया। 284 सदस्यों का क्या रहा, हस्ताक्षर रहा। एक क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले। तो इतनी सारी बातें आपको कहां पर याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 तक जाते जाते। अब एक काम करा, नया पेज ले लिया सबे, ठीक है ना। अब नया पेज लेके ऊपर जितना फैक्ट बांटा है साले के सब एकदम उतार डाला ऊपर, ताकि एक प्रकार का समस्या नहीं आवे, ठीक है ना। लिखिए जरा, संविधान सभा के तथ्य, संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। एक एक फैक्ट में लिखता जाऊंगा, आप अच्छे से मेंशन करते जाइएगा, अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। पहला वाला तथ्य क्या है, समझिएगा जरा। जो संविधान सभा थी, पूछता है कि किस जो है देशी रियासत में एक भी संविधान सभा के प्रतिनिधि नहीं शामिल थे, तो हैदराबाद है। किस देशी रियासत में सबसे ज्यादा संविधान सभा के प्रतिनिधि थे, तो आपको बताना है कि वो मैसूर है, 7 सदस्य थे। पूछेगा किस प्रांत से सबसे ज्यादा जो है संविधान सभा के सदस्य थे, तो अपना संयुक्त प्रांत जो यूपी इतने में कहलाता है, यहां से 55 सदस्य थे। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखना जरा। संविधान सभा के सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। कहां से, संयुक्त प्रांत से टोटल 55 सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। एक पहला वाला फैक्ट आपको लिखना है, ठीक है ना। दूसरा फैक्ट लिखिए कि हैदराबाद देशी रियासत से एक भी कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। तीसरा वाला फैक्ट लिखना जरा। मैसूर
देशी रियासत से सबसे अधिक 7 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ये 3 फैक्ट आपको ध्यान में रखना, ठीक ना। अब आगे चले, अब एकदम फैक्टों की भरमार लगेगी। इसके बाद आइए जरा नेक्स्ट फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट में क्या आपको लिखना है, यहां पर आइए। नेक्स्ट फैक्ट में यहां पर लिखना जरा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार तो आपको बताना है साहब बी.एन. राव थे। कौन थे, बी.एन. राव, ठीक है ना। यहां पर लिखिए जरा बी.एन. राव, वही बेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है, जिनके द्वारा प्रारंभिक रूप से एक प्रारूप तैयार किया गया था, तो बी.एन. राव। फिर लिखना जरा, संविधान सभा के सचिव थे। सचिव, अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो आपको बताना है कि एच.वी.आर. आयंगर थे। एच.वी.आर. आयंगर, ठीक है ना, संविधान सभा के सचिव। फिर उसके बाद लिखना जरा, संविधान सभा का प्रतीक क्या था। प्रतीक हाथी को बनाया गया था, तो लिखिए जरा, संविधान सभा का प्रतीक क्या था, तो आप बताइएगा, हाथी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, हाथी को बनाया गया था। फिर उसके बाद लिखिए, संविधान सभा के द्वारा संविधान का जो चित्रांकन किया गया था वो किसने किया था, तो यहां पर लिखिए जरा, संविधान का चित्रांकन अगर पूछे तो आपने बताना है कि नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। फिर आइए जरा उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट पर, यहां पर आइए, यहां पर, ठीक है ना, यहां पर। इसके बाद लिखिए, अच्छा, जैसे संविधान पूरी तरह बनकर के तैयार हुआ तो उसको एक सुंदर राइटिंग में लिखना था। तो सुंदर राइटिंग में उतने समय इंडिया के सबसे अच्छे सुलेखक जो थे, अ पर्सन हु इज ए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छी राइटिंग में लिखता है, उसको हम कैलियोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलियोग्राफर। तो वो जो थे, प्रेम बिहारी नारायण राजादा उनका नाम था। वो विदेश में थे उतने समय। तो राजेंद्र प्रसाद साहब का फोन जाता है, कहते हैं कि महोदय, क्या अपने देश का संविधान आप लिखेंगे। संविधान तो बनकर के तैयार हुआ, उसको अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल महोदय लिखेंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन हमने एक शर्त रखी। प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने एक शर्त रखी और उन्होंने कहा कि हर पेज के नीचे मेरा क्या होगा, सिग्नेचर होगा। एकलौता ऐसा व्यक्ति है जिसका जो है सिग्नेचर पूरे संविधान के हर एक पेज पर है। लिखना जरा, अंग्रेजी में सुलेखन काम, अंग्रेजी में संविधान का अंग्रेजी में सुलेखन का कार्य किसने किया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब आपने इंग्लिश में जान लिया तो हिंदी में किसने किया, लिख लीजिए जरा, हिंदी में सुलेखन मतलब अच्छी राइटिंग में, ठीक है ना, सुलेखन का कार्य बसंत किशोर वैद्य ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बसंत किशोर वैद्य के द्वारा हिंदी में सुलेखन का काम किया गया था। इतनी बातें क्लियर, यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना। अब एक काम करिए जरा, ये तो मास्टर ने बताया ही नहीं कितना दिन लगा था संविधान को तैयार करने में, कितना लाख रुपया लगा था, ये नहीं बताया, ससुरा कुछ नहीं बताया। लिखिए जरा, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष, बहुत ध्यान से लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और मजे की बात है कि संविधान के निर्माण में, मतलब कि संविधान के निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ था, 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। कितना, 64 लाख रुपया ये क्या हुआ, खर्च हुआ था।
तो ये सब फैक्ट आपको दिमागों में याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो कंफ्यूजन होगा, ये जान के रहिएगा। नेक्स्ट लिखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए, अब कोई कुछ डेट हम बता रहे हैं, वो डेटवा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डेट को आपको याद रखना है, ठीक है। एक जो डेट है वो डेट है, एक काम करिए 26 जनवरी 1950 पहले ले लीजिए। ये जो 26 जनवरी 1950 है कि दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला क्या है 26 जनवरी 1950? पहला ये है कि यहां पर हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ। संविधान स्वीकार कब किया गया था? तो संविधान आपने बताना है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, लेकिन संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 लिखना जरा। संविधान लागू हुआ, संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। और संविधान लागू हुआ तो इसी 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बाबू? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इतनी बातें क्लियर। अब यहां पर राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसको स्वीकार किया गया। क्या? राष्ट्रीय चिन्ह उसको स्वीकार किया जाता है, ठीक है ना। लिखिए जरा, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। अशोक स्तंभ, इसको क्या किया जाता है? संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इतनी बातें क्लियर। ये आपको जो है 26 जनवरी 1950 को डेट मिलेगा। फिर उसके बाद एक और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डेट को लिखिए। क्या क्या हुआ? वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिखिए 24 जनवरी 1950। ये जो 24 जनवरी 1950 का डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है कई डायमेंशन से। पहला कि यहां पर संविधान सभा जो थी उसने राष्ट्रगीत को स्वीकार कर लिया, इसने राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अलग अलग होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूछेगा राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। पूछेगा राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950। पूछेगा आपसे संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो आपने बताना है कि 24 जनवरी 1950। और ये बैठक किस नंबर की थी? तो आपने बताना है कि ये 12वीं नंबर की बैठक थी। किस नंबर की? 12वीं नंबर की। और यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। क्या? भारत का राष्ट्रपति। तो यहां पर लिख लीजिए राजेंद्र, डॉक्टर लगा लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को देश का पहला फर्स्ट राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति चुना गया, ठीक है ना। ये चार फैक्ट आपको किस डेट पर मिल रहा है? 24 जनवरी 1950 के डेट पर मिल रहा है। इतनी बातें क्लियर। अब एक काम करना जरा, 22 मार्च 1957 राष्ट्रीय पंचांग लिखना जरा। 22 मार्च, एक और डेट लिखिए, 22 मार्च 1957। इस डेट को क्या हुआ? राष्ट्रीय जो पंचांग है जो शक सम्मत पर आधारित है उसको स्वीकार किया गया। लिखिए जरा, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग ये किस पर आधारित है? शक सम्मत पर आधारित है। इसको क्या किया गया? स्वीकार किया गया। इतनी बातें क्लियर। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया जाता है, उसको भी लिखिए। लिखना जरा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया जाता है। ये स्वीकार कौन कर रहा है? संविधान सभा स्वीकार कर रही है इस डेट को। सारा कुछ इस डेट से क्वेश्चन पूछा गया है। इतनी बातें क्लियर। मुझे उम्मीद है कि संविधान सभा का ये टॉपिक बहुत आराम से आपको समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, यहां पर कुछ चीजें और भी हैं, और वो चीजें क्या हैं? संविधान सभा से संबंधित वो चीजें हैं स्टेटमेंट को लेकर के। आपसे स्टेटमेंट पूछता है कभी कभी, तो कुछ कथन कहे गए थे, है ना, संविधान सभा से संबंधित, संविधान सभा से संबंधित कुछ क्या बाबू? कथन। और ये जो कथन है, इस कथन में पहला वाला जो कथन है ग्रेनविल ऑस्टिन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेनविल ऑस्टिन का है।
ग्रेनविल ऑस्टिन। एक क्या कहता है, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, कांग्रेस ही सभा है और सभा ही क्या है, भारत है। लिखिए जरा, संविधान सभा, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। क्लियर इतनी बातें, कोई दुख दर्द यहां तक। अब एक स्टेटमेंट और आता है सर जॉन साइमन का। किसका? सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन कहता है कि जो संविधान सभा है ये हिंदुओं की सभा है। लिख लीजिए जरा, सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। वही साइमन कमीशन जिस अध्यक्षता में आया था, इसी व्यक्ति की अध्यक्षता में आया था, ठीक है ना। ये कहता है संविधान सभा हिंदुओं की क्या है? सभा है। तो एक कुछ स्टेटमेंट, विंस्टन चर्चिल का भी स्टेटमेंट आता है संविधान सभा एक जाति की सभा, उसको भी चाहते हैं आप लिख सकते हैं। बाकी ये पूरा संविधान सभा हमने पूरा डिटेल से खत्म किया, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ जो है अच्छे से पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना बाबू। तो आगे हम लोग जो है अब इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व वगैरह करा लेते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का दुख दर्द ना हो, और बताते चलें कि देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना वगैरह को लेकर के, या संविधान के स्रोत वगैरह को लेकर के, या भाग को लेकर के, अनुसूचियों को लेकर के। तो नोट्सवा आप जरूर बनाते रहिएगा। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका आभारी। थैंक यू सो मच।